हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हेयर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SN2 रिएक्शन के बारे में। तो देखिए, कल की वीडियो की अगर मैं बात करूं तो कल की वीडियो में हमने बात की थी कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस क्या होती है एंड साथ के साथ हमने बात की थी कि SN1 रिएक्शन को अगर हमें पहचानना है तो वो कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिनको प्रिडिक्ट करके, जिनको देखकर हम ये बता सकते हैं कि हाँ, जो गिवन मेरे पास रिएक्शन है वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिनको जज करके, जिनको हम रिएक्शन के अंदर देखकर ये पहचान सकते हैं कि हाँ, वो रिएक्शन SN1 नहीं जाएगी बल्कि क्या जाएगी, SN2 रिएक्शन जाएगी। एंड देन हम वीडियो के एंड में बात करेंगे कि SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन के अंदर हमने टोटली क्या पढ़ा है एंड क्या क्या इनके बीच में डिफरेंशिएट करने वाले की पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं SN2 रिएक्शन के बारे में तो देखिए, ये एक बाई मोलिकुलर रिएक्शन होती है। यहाँ पर जैसे कि इसका नेम भी इंडिकेट करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई मोलिकुलर। तो बाई मोलिकुलर से क्या मतलब है? बाई मोलिकुलर से मतलब होता है कि यहाँ पर मेरे पास जो रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर, वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर एंड साथ के साथ वो डिपेंड करता है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर भी। ठीक है, यहाँ पर SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, साथ के साथ न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जबकि हमने SN1 में क्या देखा था कि जो रेट है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूँ SN2 को लेके, तो देखिए, ये मेरे पास एक सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है। ये मेरे पास क्या होता है, एक सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ना यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है, ना कार्ब एनायन बनता है, या फिर कोई और इंटरमीडिएट यहाँ पर नहीं बनता है। यहाँ पर जस्ट एक ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होती है, इसलिए ये प्रोसेस क्या होता है, हमारे पास एक सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है। एंड तीसरी बात, अगर मैं बात करूँ SN2 रिएक्शन को लेके, तो यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, स्टीरिक हिंड्रेंस का। स्टीरिक हिंड्रेंस हमें काफ़ी हद तक ये जानने में हेल्प कर देती है कि मेरे पास जो रिएक्शन है वो SN2 जाएगी या नहीं जाएगी। ऐसा क्यों होता है, स्टीरिक हिंड्रेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो बताता हूँ। देखिए, मेरे पास मान लीजिए एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, मेरे पास यहाँ पर मान लीजिए एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, इसके सामने मैंने वाटर दे दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर वाटर के साथ इसको अटैक कराऊंगा तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि यहां पर क्या होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। एंड सब्स्टिट्यूशन भी कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि यहां पर मेरे पास क्या है, देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, जो अटैकिंग रिएजेंट है वो क्या होगा, मेरे पास न्यूक्लियोफाइल, एंड वो एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो यहां पर देखिए, क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन के ऊपर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो वाटर क्या करेगा, वाटर जो है इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा एंड क्लोरीन को लीव कर देगा। तो यहां पर मेरे पास SN2 के अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। यहां पर मेरे पास जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा एंड देन मेरे पास ये क्लोरीन क्या है, निकलेगा। समझ में नहीं आया? दोबारा देखिए, कंपेयर करके बता रहा हूं SN1 एंड SN2 में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, मेरे पास क्या है, एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। अगर ये मैकेनिज्म जो है SN1 जाएगा तो SN1 के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, SN1 के अंदर मेरे पास क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। पहले मेरे पास न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब जाकर मेरे पास क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर जाकर अटैक करेगा। अब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है एंड बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, इसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पर क्या मिलता है, मुझे 50-50 प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, 50-50 प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट भी मिलता है एंड विदाउट इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट भी मिलता है। तो यहाँ पर एक तो ये मैकेनिज्म हो गया। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ SN2 मैकेनिज्म के बारे में, अगर मैं SN2 मैकेनिज्म की बात करूं तो SN2 मैकेनिज्म कैसे होता है, SN2 मैकेनिज्म में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। यहां पर क्या होता है, मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल जो है, अगर वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू अटैक करेगा तो वो हमेशा बैक साइड अटैक करेगा, क्योंकि यहां पर लीविंग ग्रुप तो निकला नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, ये हमेशा बैक साइड अटैक करेगा एंड साथ के साथ क्या हो जाएगा, मेरे पास क्लोरीन जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा एंड मुझे क्या देखने को मिलेगा, एक इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो बैक साइड में जाकर अटैच हो जाएगा। तो ये SN2 मैकेनिज्म होता है। तो मैंने कहा SN2 मैकेनिज्म में स्टीरिक हिंड्रेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्टीरिक हिंड्रेंस का इंपॉर्टेंट रोल क्यों होता है, क्योंकि देखिए, जितना ज्यादा मेरे पास मॉलिक्यूल जो है वो स्टीरिकली हिंडर्ड होगा ना, उतना ही ज्यादा मेरे पास न्यूक्लियोफाइल को प्रॉब्लम होगी उसके ऊपर अटैक करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरे पास लीविंग ग्रुप कब निकल रहा है, जब ये अटैक करेगा।
तो जितना ज़्यादा मेरे पास हिंड्रेंस प्रेजेंट होगी सबस्ट्रेट के अंदर, उतना ज़्यादा इसको क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा, एंड जितना ज़्यादा इसको रिपल्शन लगेगा उतना ही ये कम अटैक कर पाएगा। यानी कि मेरे पास अगर मैं बात करूँ स्टीरिक हिंड्रेंस और SN2 मैकेनिज्म को लेके, तो स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, SN2 मैकेनिज्म को लेके। ठीक है, स्टीरिक हिंड्रेंस एंड SN2 मैकेनिज्म में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगा उतना ज़्यादा मेरे को जितना ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही कम वहां पर SN2 मैकेनिज्म फेवर हो रहा होगा। दूसरा इसको लेके क्या पॉइंट है कि देखिए, अगर मेरे पास यहां पर जितना ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है, अगर मैं यहां पर क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप पहले निकाल दूं, तो मेरे को कार्बोकैटायन कैसा देखने को मिल रहा है, एक टर्शियरी कार्बोकैटायन देखने को मिल रहा है। एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन क्या होता है, स्टेबल होता है। यानी कि एक तरीके से क्या कह रहे हैं हम ये बात कर रहे हैं कि जितना ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगा ना, वहां पर SN1 मैकेनिज्म ज्यादा फेवर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरे पास ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन देखने को मुझे मिलती है। एंड इसीलिए जितने भी स्टीरिकली हिंडर्ड सबस्ट्रेट होते हैं ना, वो SN2 को छोड़कर किसको फॉलो करते हैं, SN1 मैकेनिज्म को ज्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। अब देखिए, जैसा कि हमने SN1 मैकेनिज्म की बात की थी कि SN1 मैकेनिज्म हमारे पास कौन कौन फॉलो करता है, सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं टर्शियरी कार्बोकैटायन, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। देन मेरे पास कैसे होते हैं, सेकेंडरी, ये दोनों मेरे पास SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है, या फिर जहां पर मेरे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, उसमें मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक केसेस बताए थे जहां पर मुझे SN1 मैकेनिज्म जो है देखने को मिल जाएगा। तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर अभी एक ही वीडियो डली हुई है, ये वाली सेकंड वीडियो है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं SN2 मैकेनिज्म की बात करूं, तो देखिए SN2 मैकेनिज्म हमारे पास सबसे ज्यादा कौन फेवर करेगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंदर सबसे कम रिपल्शन देखने को मुझे मिलेगा। ठीक है, आराम से बैक साइड अटैक हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा मेरे पास, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। यहां पर मेरे पास ये दो सबस्ट्रेट जो हैं, यहां पर SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। अगर मैं बात करूं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की, तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है ये बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टीरिकली हिंडर्ड होता है। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टीरिकली हिंडर्ड होता है। एंड इसी वजह से मेरे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहीं पर आपको दिख जाए ना, तो ट्राई करना, ज्यादातर केसेस में, ऑलमोस्ट 80% केसेस में वहां पर मेरे को SN1 मैकेनिज्म ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो वहां पर नो डाउट आप क्या कर दोगे, SN2 मैकेनिज्म जनरली फेवर करवाओगे। एंड अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है तो वहां पर SN1 मैकेनिज्म फॉलो करवाओगे। अब दिक्कत कहां बचती है, दिक्कत बचती है मेरे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में। ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में क्यों, क्योंकि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ना, अगर सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है ना, तो वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तो वो मेरे पास SN1 मैकेनिज्म भी अच्छे से शो करता है एंड SN2 मैकेनिज्म भी इक्वली शो करता है। तो अब मेरे पास जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है वो SN1 से जाएगा या SN2 से जाएगा, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मेरे पास रिएक्शन कंडीशन के ऊपर। ये कहाँ किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशन के ऊपर कि मेरे पास क्या रिएक्शन कंडीशन गिवन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में, अगर मेरे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट गिवन है, अगर मेरे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट गिवन है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मेरे पास SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करवाते हैं। क्यों? क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जिससे कि वो क्या करेगा, इसको स्टेबल कर देगा। एंड जितना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल स्टेबल होगा उतनी उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। जितना ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियोफाइल उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज, एंड जितनी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी उतना ही ज्यादा मेरे सबस्ट्रेट को टाइम मिल जाएगा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के लिए। एंड जितना ज्यादा टाइम उसको मिलेगा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के लिए, अगर वहां पर चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के, तो वहां पर मुझे क्या देखने को मिलेगा, वहां पर मुझे SN1 मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगा। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जिस तरीके से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, तो क्या इसी टाइप से कोई ऐसे सॉल्वेंट है जो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं? तो आंसर है हाँ। जो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे कि पोलर सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, पोलर प्रोटिक एंड पोलर ए प्रोटिक। तो जो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो क्या करते हैं, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट SN2 मैकेनिज्म को फॉलो अप करवाते हैं। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिनके अंदर पोलैरिटी तो प्रेजेंट होती है लेकिन उनके पास एक्टिव H पॉजिटिव प्रेजेंट नहीं रहता, जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन
प्रेजेंट नहीं रहता, एंड अगर एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तो ये न्यूक्लियोफाइल को स्टेबल नहीं करवा पाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। ठीक है, अब देखिए इसका रीजन क्या है। इसका रीजन क्या है कि मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास सबस्ट्रेट जो है उसके ऊपर कैसा चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियोफाइल को स्टेबलाइज नहीं करेंगे। अब न्यूक्लियोफाइल को स्टेबलाइज नहीं करेंगे तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं न्यूक्लियोफाइल लूंगा उतनी ही जल्दी क्या करेगा, ये अटैक कर देगा अपने सबस्ट्रेट के ऊपर, एंड जितनी जल्दी रिएक्ट हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उतना ही ज्यादा मेरे पास क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। समझ में नहीं आई, एक बार दोबारा क्या करवाया। देखिए क्या होता है, हमारे पास मान लीजिए कोई भी सबस्ट्रेट है, ठीक है, इसके सामने मैंने दो न्यूक्लियोफाइल लेके आया, मैं एक वीक न्यूक्लियोफाइल है एंड एक मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। एंड हमेशा याद करना रखना, चाहे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो, SN1 एंड SN2 के बीच में हमेशा ही कंपटीशन बना रहता है। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि 100% चांसेस हो जाएंगे कि किसी चीज़ के कि वो SN1 ही जाएगा या फिर वो SN2 ही जाएगा। तो देखिए मेरे पास क्या है, सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के सामने मैंने क्या लेके आया, मैं वीक न्यूक्लियोफाइल लेके आया। वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट के ऊपर आसानी से अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है नहीं, तो इस सबस्ट्रेट के पास सफिशिएंट टाइम हो जाएगा कि ये अपने आप को कार्बोकैटायन में जनरेट कर ले, एंड कार्बोकैटायन में जनरेट कर लेगा अपने आप को, तो क्या हो जाएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसको आसानी से इसके ऊपर जाके अटैक कर देगा। एंड यहाँ पर मेरे पास कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो गया, SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो गया। लेकिन अगर मैंने एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जनरली हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल होंगे ना, लेकिन न्यूक्लियोफाइल दो होंगे हमारे पास, या तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल या फिर नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। तो जनरली नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, जो जनरली नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि सारे के सारे नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ऐसा नहीं होता है। जनरली बता रहा हूं, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई। इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। एंड इतनी ज़्यादा हाई रिएक्टिविटी के कारण क्या होगा, ये मैं तब की केस बता रहा हूं जब हमें सॉल्वेंट के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसके ऊपर जल्दी से जल्दी अटैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट के अंदर तो पोलैरिटी तो हमारे पास प्रेजेंट है ही। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो सबस्ट्रेट के ऊपर प्रेजेंट है ही। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जितना होगा उतनी ही जल्दी सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा, एंड जितनी जल्दी सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक कर देगा उतना ही सबस्ट्रेट को कम चांस मिलेगा किसके अंदर कन्वर्ट होने के लिए, कार्बोकैटायन के अंदर जनरेट अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए। एंड जितना कम चांस होगा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन का, उतना ही ज्यादा चांस किसका हो जाता है हमारे पास, SN2 मैकेनिज्म फेवर होने का। इसीलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमारे पास SN2 मैकेनिज्म को फेवर करते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किस में हमारे पास SN2 मैकेनिज्म किस में ज़्यादा वो होता है, फेवर होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। क्योंकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही रहता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होने का फायदा ये है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू किसी भी न्यूक्लियोफाइल को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको स्पेशल ध्यान देना है क्वेश्चन करते टाइम कि मेरे पास जो सॉल्वेंट गिवन है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या फिर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं एप्रोटिक सॉल्वेंट के, कि जनरली हमारे पास आप किन सॉल्वेंट को देखोगे अगर आपको SN1 और SN2 के बीच में कंपेयर करना है, तो मैंने आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के तो एग्जांपल कल बता दिए थे। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, बहुत ध्यान से देख लो, जनरली यही गिवन पाएंगे आपको क्वेश्चन में, DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, एंड थर्ड हमारे पास क्या है, HMPT। इस HMPT को देख के तो स्टूडेंट्स ऐसे घबरा जाते हैं जैसे कि पता नहीं उनको क्या दे दिया हो, ये जस्ट एक सॉल्वेंट है। एंड HMPT को स्पेशल ध्यान रख लो कि ये मेरे पास कैसा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। एंड ये तीनों सॉल्वेंट क्या करेंगे, अगर कहीं पर दिख जाए तो आप वहां पर SN2 को फेवर करवाओगे रेदर देन SN1। अगर मैं अब न्यूक्लियोफाइल की बात करूं कि हाँ, अगर आपको एग्जांपल लेने हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के कि कौन कौन से हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, लाइक हमारे पास साइनाइड आ गया, ठीक है, आयोडाइड आ गया, एक्वस KOH आ गया, हमारे पास क्या आ गया, एक्वस KOH आ गया, अमोनिया आ गया। ये सारे के सारे मेरे पास क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, जनरली मेरे पास नेगेटिव चार्ज स्पीशीज क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये न्यूट्रल है, ये भी ठीक है, ये न्यूट्रल मेरे पास आ गया, तो न्यूट्रल भी मेरे पास क्या दिखा रखा है, मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह दिखा रखा है। तो ऐसा कभी भी गलत फहमी मत रहना कि कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अगर आपको दिख गया तो स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, अब मैं अगर तीसरी बात करूं कि सॉल्वेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो इनमें मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक न्यूक्लियोफाइल ली है
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन यहाँ पे सोल्वेंट क्या है, सोल्वेंट मेरे पास क्या है, एक्वस कंडीशन है, यानी कि वाटर लिया हुआ है। तो सोल्वेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है रिएक्शन मैकेनिज्म को जानने के लिए, उसके एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म को फॉलो अप करने के लिए, क्योंकि हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो मेनली सोल्वेंट पे ही डिपेंड करता है। कैसे, अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि SN1 मैकेनिज्म के लिए पोलर प्रोटिक सोल्वेंट चाहिए, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म के लिए पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट चाहिए। तो काफ़ी हद तक आप सोल्वेंट को जज करके उसको पहचान कर आप बता सकते हो कि SN1 जाएगा या SN2 जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने क्या लिया है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है एक्वस KOH, ठीक है। कंडीशन क्या है, मेरे पास एक्वस है। अगर मेरे पास एक्वस KOH होता है ना, तो ये क्या जाएगा, मेरे पास SN2 मैकेनिज्म जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं एल्कोहलिक KOH ले लेता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने हमारा सोल्वेंट का मीडियम जो है चेंज कर दिया, एक्वस से क्या कर दिया, एल्कोहलिक ले लिया। तो अभी एल्कोहलिक KOH SN2 कभी भी नहीं जाएगा, एल्कोहलिक KOH कभी भी SN2 नहीं जाएगा। इसको स्टार मार्क करके लिख लो। ये क्या फेवर करता है, ये एलिमिनेशन फेवर करता है। यानी कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल तो सेम है, लेकिन मैंने अगर सोल्वेंट एक्वस से एल्कोहलिक कर दिया तो हमारे पास क्या हुआ, SN2 मैकेनिज्म, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म ही चेंज हो गया। रेदर देन सब्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, हमें एलिमिनेशन देखने को मिल रहा है। एंड यही रीज़न है हमारे पास कि हमारा सोल्वेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी टाइप के मैकेनिज्म को जज करने के लिए कि वो SN1 जाएगा या फिर हमें SN2 देखने को मिलेगा। ये हमारे पास थी सारे के सारे SN2 मैकेनिज्म के बारे में। अब बात कर लेते हैं उन सभी की पॉइंट्स को एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या की पॉइंट्स हमें ध्यान देने हैं SN1 और SN2 के बारे में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि मेरे पास जो रिएक्शन है वो SN1 से जाएगी या फिर SN2 से जाएगी। तो देखिए, पहली अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, SN1 में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जबकि यहाँ पर मेरे पास कोई कार्बोकैटायन फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती है। यानी कि रिएक्शन के अंदर अगर आपको सोल्वेंट के बारे में गिवन नहीं है कि मेरे पास क्या सोल्वेंट यूज कर रखा है, पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक, आप सोल्वेंट की हेल्प से अगर जज नहीं कर पा रहे हो कि SN1 जाएगी SN2 जाएगी, तो आपको क्या देखना है, क्या वहां पर मेरे पास स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। अगर वहां पर मेरे पास स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन देखने को मिल रही है तो आप SN1 को फेवर करोगे रेदर देन SN2, ठीक है। तो पहला की पॉइंट क्या था हमारे पास, SN1 में हमारे पास कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है, एंड जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना ही ज़्यादा मेरे पास SN1 फेवर हो जाएगा। अगर मैं दूसरे की पॉइंट की बात करूं तो दूसरा की पॉइंट हमारे पास क्या होता है, सोल्वेंट। दूसरा हमारे पास क्या आता है, सोल्वेंट। अगर मेरे को सोल्वेंट देखना है तो पोलर प्रोटिक सोल्वेंट, पोलर प्रोटिक सोल्वेंट क्या करता है, SN1 को फॉलो करता है, जबकि पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट क्या करता है, पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट जो है SN2 को फेवर करता है। थर्ड अगर मैं बात करूं तो वो आती है न्यूक्लियोफिलिसिटी की, कि अगर मेरे पास वीक न्यूक्लियोफाइल है, अगर मेरे पास एक वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन को फेवर करेगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन को फेवर करता है। यानी कि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन फेवर हो रही है तो क्या फेवर होगा मेरे पास, SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि मैंने आपको बताया जितना ज़्यादा वीक न्यूक्लियोफाइल उतना ज़्यादा सबस्ट्रेट के पास टाइम हो जाता है अपने आप को कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करने के लिए। तो जितना वीक न्यूक्लियोफाइल उतना ज़्यादा SN1 मैकेनिज्म फेवर होगा, एंड जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही ज़्यादा वो SN2 को फेवर करता है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, SN2 को फेवर करेगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, स्टीरिक हिंड्रेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास, स्टीरिक हिंड्रेंस। जितना ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस उतना ज़्यादा SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, एंड जितना कम स्टीरिक हिंड्रेंस, जितना वीक स्टीरिक हिंड्रेंस होगा या फिर लेस स्टीरिक हिंड्रेंस होगा उतना ज़्यादा हमारे पास क्या फेवर हो रहा होगा, उतना ही ज़्यादा मेरे पास SN2 मैकेनिज्म फेवर हो रहा होगा। एंड स्टीरिक हिंड्रेंस एक तरीके से किस चीज़ को हमें इंडिकेट कर रहा है, स्टीरिक हिंड्रेंस, जितना ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होता है वहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन जो है, जो कार्बोकैटायन हमारे पास फॉर्म हो रहा है वो स्टेबल देखने को हमें मिलता है। एंड इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि जितना ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस उतना ही ज़्यादा हमारे पास SN1 मैकेनिज्म जो है फेवर करता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की तो मैंने आपको कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट्स बताए थे जो कि हमारे पास क्या करते हैं, SN1 को फॉलो अप करवाते हैं। उसमें हमारे पास पहला क्या था, मोइस्ट Ag2O। हमारे पास क्या था, मोइस्ट Ag2O। एंड सेकंड हमारे पास क्या था, AgNO3। सेकंड हमारे पास क्या था, एक्वस AgNO3। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों हमारे पास ऐसे रिएजेंट है कि अगर मेरे पास SN1 इतना फेवर नहीं हो रहा, यानी कि अगर मेरे पास कार्बोकैटायन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबल फॉर्मेशन नहीं हो रही कार्बोकैटायन की, उसके बावजूद अगर आपको कहीं पर ये रिएजेंट देखने को मिल जाए ना, मोइस्ट Ag2O या फिर एक्वस AgNO3, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों
इंस्टेड ऑफ दिस कि मेरे पास जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रही है वो स्टेबल नहीं है इतना ज़्यादा, ये क्या करेंगे, SN1 को फेवर करते हैं। ये क्या करते हैं, SN1 को फेवर करते हैं, SN2 को फेवर नहीं करते हैं। तो ये था हमारी आज की वीडियो के बारे में, जहां पर हमने देखा कि SN2 मैकेनिज्म के क्या क्या की पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है कि, और ये जो हमें जानने में हेल्प करेंगे कि मेरा मैकेनिज्म जो है वो SN2 जाएगा रेदर देन SN1। एंड देन हमने बात की है कि SN1 एंड SN2 के बीच में क्या क्या की पॉइंट्स डिफरेंस है जिसके बेस के ऊपर हम जज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे E1 के बारे में, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर के बारे में, साथ के साथ इसको कंपेयर करेंगे हम किसके साथ, SN1 के साथ। एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, या फिर मैं ट्राई करूंगा कल की ही वीडियो में दोनों कवर करने की, E2 वर्सेस SN2। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। जो मेरे इंस्टाग्राम आईडी है वो है shivam898। यहाँ पर जाकर आप मुझसे अपनी किसी भी टाइप की क्वेरी को पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।